हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइंड फॉरेस्ट सर्विसेज का जो पेपर होता है सीजीपीएससी का। तो 2017 का जो पेपर है उसमें हम केमिस्ट्री के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इन्वायरमेंट के सेक्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। ये पेपर 2017 का है और 2018 में हालांकि ये पेपर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो कि पेपर 2 का जो है आपका पार्ट 1 है केमिस्ट्री रसायन, उस सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है ये बेसिकली बिलोंग करता है आपका मेटलर्जिकल पार्ट से, मतलब धातु कर्म वाले हिस्से से ये जो है बिलोंग करता है। इसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है कॉपर मैट में मुख्यतः होते हैं, मतलब आपको यहाँ पर पूछा गया है कॉपर मैट मेनली कंटेंस। तो कॉपर जो मैट होता है, अगर आप कॉपर के निष्कर्षण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो रोस्टिंग भर्जन वाला जो पार्ट होता है जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो कॉपर का ओर होता है उसको गलाया जाता है, तो उसमें आपको जो मोल्टन स्टेट में प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, कॉपर मेट प्राप्त होता है। तो कॉपर मैट जो होता है इसमें अगर हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, तो आपको याद रखना है क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, ये दो चीज़ यहाँ पर जो है मौजूद होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बिलोंग करता है महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक से, क्योंकि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के रूप में हमको दिखता है जिसका हम दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लेकिन उसके उपयोग या उसका बनने की प्रक्रिया उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, अर्थात विरंजक चूर्ण में क्लोरीन के ऑक्सीकरण की संख्या आपको यहाँ पर बताना है। देखिए किसी भी जो है अगर हम यौगिक लेते हैं और उसमें ऑक्सीकरण संख्या को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, सिंपल सा प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका विरंजक चूर्ण लिया गया है इसमें थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेशन मतलब थोड़ा अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊँ यहाँ पर कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaO आपका Cl2। तो ये होता है आपका क्या, आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्लोरीन है आपको वो दो रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक आपको देखने को मिलेगा OCl- के रूप में और दूसरा Cl- के रूप में देखने को मिलेगा। जब हम Cl- की बात करेंगे तो इसके ऊपर एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम थोड़ा अलग से कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये जो है हमारा क्या है, एक जो है कंपाउंड के तौर पर हम उसको देख सकते हैं, मतलब ये अकेला जो है क्लोरीन यहाँ पर नहीं है। तो इस स्थिति में हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर में कितना लगता है, 2- लगता है, तो हम यहाँ पर -2 लिख देते हैं। क्लोरीन का जो है आपको निकालना है तो मान लेते हैं उसको x, और इसके ऊपर में जो है क्या लगा हुआ है, एक माइनस लगा हुआ है, तो इक्वल टू करते हैं -1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x = +1 इसको सॉल्व करने पे। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, एक तो आपको -1 भी शो हो रहा है और एक +1 भी शो हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, +1 एंड -1। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है जब भी आते हैं तो थोड़े से यूनिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हमको जो है पेपर में देखने को मिलते हैं। बाकी नॉर्मली तो हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसी तरीके से जो है यहाँ पर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग तरीके से क्लोरीन यहाँ पर जो है यहाँ पर प्लेस्ड होता है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा इसकी स्पेशल जानकारी यहाँ पर जाननी जरूरी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, अर्थात यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड जो है पूछा गया है इन दिए गए ऑप्शंस में। देखिए सुगर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, डायमंड हो गया, इन सब का जो स्ट्रक्चर है ये क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ग्लास। ग्लास जो होता है हालांकि लगता हमको है कि ये क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन ये क्रिस्टलीय नहीं होता है, ये एमॉर्फस होता है, अर्थात अक्रिस्टलीय जो है बेसिकली ये होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ग्लास। ठीक है, बाकी चाहे शुगर हो, चाहे सोडियम क्लोराइड हो, चाहे डायमंड हो, ये सारे के सारे वो क्या है, क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर होते हैं इनके। ठीक है, तो शुगर वगैरह इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ग्लास। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह के तत्वों को चैल्कोजन कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड चैल्कोजन। ठीक है, कई लोग कैल्कोजन भी पढ़ते हैं इसको। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आवर्त सारणी में दे आर 18 ग्रुप्स, 18 समूह होते हैं। उनके अगर हम कुछ समूहों में जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहले समूह की ओर जाएं
तो आपको उसका नाम देखने को मिलेगा क्षारीय धातु। दूसरे को अगर हम देखें, दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं 18वें समूह की बात करूं तो उसको हम नोबेल गैस या अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। 17वें समूह की बात करूं तो उसको हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से मैं अगर 16th ग्रुप की बात करूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, चैल्कोजन के नाम से उसको हम जानते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन परिवार के नाम से भी जानते हैं या ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रुप नंबर 16। ठीक है, ग्रुप नंबर 16। इससे पहले मैंने आपको बताया कि वर्ग 18 जो है वह अक्रिय गैस होता है, नोबेल गैस होता है। ठीक है, अक्रिय गैस होता है। इसके अलावा मैं बात करूं वर्ग 17 की तो वो हैलोजन जो है क्या होता है, समूह होता है। इसी प्रकार से वर्ग जो 16 है या जिसको हम बोल रहे हैं ग्रुप नंबर 16, ये बेसिकली कहलाता है क्या, चैल्कोजन, जिसको हम ऑक्सीजन परिवार के ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऑक्साइडों में कौन सा उभयधर्मी प्रकृति का है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से जो भी ऑक्साइड्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा एम्फोट्रिक इन नेचर है। अब एम्फोट्रिक मतलब का मतलब क्या है, जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करे। ठीक है, यहाँ पर बोलने का मतलब यह है जो अम्ल की भांति भी व्यवहार करे और जो क्षार की भांति व्यवहार करे, मतलब जो एसिड एज वेल एज बेस, ये दोनों के जो है दोनों के जैसे क्या करते हैं, बिहेव करता है, इसको या नेचर होता है, उसको हम एम्फोट्रिक नेचर बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं जिनसे जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं ACF के पेपर में। तो यहाँ पर आपको जो है एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि ऐसे कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, नाइट्रोजन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो उन सभी ऑक्साइड्स को आपको पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चाहे सल्फर की बात करें, कार्बन की बात करें, फास्फोरस की बात करें, ये तीनों के तीनों जो ऑक्साइड हैं इनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, ये बेसिक नहीं होता। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मेटल को अगर हम देखते हैं तो मेटल का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, जबकि नॉन मेटल का जो है आपका नेचर है, प्रकृति है, वो क्या है, एसिडिक होती है। तो उनके ऑक्साइड की प्रकृति भी जनरलाइज अगर थ्योरी में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक नेचर का होगा। क्यों बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि कैल्शियम क्या है, कैल्शियम एक मेटल है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि आपका एम्फोट्रिक का एग्जांपल क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो आपका एम्फोट्रिक उभयधर्मी जैसा जो है प्रकृति शो करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी एक ऐसा जो है ऑक्साइड नहीं है जो एम्फोट्रिक इन नेचर हो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो बिलोंग करता है आपका रासायनिक अभिक्रिया के वाले पार्ट से। तो यहां पर पूछा गया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन दोनों में क्या होता है, वो प्रोसीड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि A प्लस B है और ये आगे भी चल रहा है, C प्लस D बना रहा है और C प्लस D फिर से क्या बना रहा है, A और B बना रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, रिवर्सिबल रिएक्शन बोल दिया। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन को पहचानने के कुछ तरीके हैं। ठीक है, वो तरीके क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है या उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है, ऐसी कुछ अभिक्रियाएं रिवर्सिबल हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर हम कैसे पहचाने कि कौन रिवर्सिबल नहीं होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर गैस निकल जा रही है बाहर या कहीं पर कोई चीज प्रेसिपिटेट हो जा रही है और इस प्रकार से अगर हम देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो अभिक्रिया क्या है, आपका रिवर्सिबल नहीं होगी। तो यहाँ एग्जाम्पल जो दिया है उसके अनुसार से अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग क्या ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं और उसके साथ में वीक बेस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वीक बेस ले रहे हैं, तो यहाँ जो भी बनेगा ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल हो सकता है। इसी प्रकार से वाइस वर्सा बोल लीजिए, चाहे आप वीक एसिड ले लीजिए और स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए और इसका भी जो रिएक्शन होगा सॉल्ट और जो भी बनेगा उसका रिएक्शन भी क्या हो सकता है, आपका रिवर्सिबल हो सकता है। अब यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्शंस में पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर देखिए जो ये सिल्वर क्लोराइड है इसके नीचे S लिखा हुआ है जो कि सॉलिड को जो है प्रदर्शित कर रहा है, शो कर रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट हो रहा है और वो नीचे जाके जम जाएगा, तो ये जनरली आपका रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन में आपका हाइड्रोजन निकलता हुआ दिख रहा है और हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा तो सिंपल सी बात है वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन जो है एक सुटेबल
आंसर की तरह हमको शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो है क्या लिया गया है, बेस लिया गया है, एक वीक एसिड लिया गया है और उससे सॉल्ट और वाटर बन रहा है, और ये रिएक्शन एग्जाम्पल है किसका, रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो जैसे ही हमने सी ऑप्शन में पहुंचा हमारा आंसर हमको जो है मिल गया। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे आपको पहचान में आना चाहिए क्या, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट की तापीय विघटन है, द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज। अब देखिए ये भी एक रिएक्शन है। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आयोनाइजेशन का रिएक्शन होता है या हम बोलते हैं कि जो भी उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया है विद स्पेसिफिक कंडीशन, वो रिवर्सिबल हो सकता है। इसी प्रकार से जो थर्मल डीकंपोजिशन होता है, तापीय विघटन जो होता है, ये भी दोनों की कैटेगरी में आ सकता है। या तो ये रिवर्सिबल भी हो सकता है या तो ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है, मतलब उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय दोनों हो सकता है। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि कोई तापीय विघटन अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है? तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, अगर वह अभिक्रिया बंद पात्र में हो रही है और वहां से कुछ भी निकल नहीं सकता, तो या आइसोलेट है पूरा बाहर से, सराउंडिंग से अपने, तो वह रिवर्सिबल हो सकता है। इसी प्रकार से अगर खुले पात्र में हो रही है और वहां से कुछ चीजें निकल जा रही हैं तो वह एग्जाम्पल होगा इरिवर्सिबल का। तो यहां पर ऑप्शन में अगर हम देखें तो आपको दिया हुआ है बंद पात्र में यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन इन क्लोज्ड पॉट। और सेकंड ऑप्शन दिया है आपको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया खुले पात्र में, इट इज इरिवर्सिबल इन ओपन पॉट। और तीसरा दिया हुआ है ए और बी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने आपको बताया उसके अनुसार से ये दोनों ऑप्शन जो है सही हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ए और बी सही है, अर्थात बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो ये 7th का जो है आपका आंसर है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है पॉलीमर से। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है टेफ्लॉन से। टेफ्लॉन का एकलक, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन यहां पर पूछा गया है। तो अगर मैं टेफ्लॉन का केमिकल नेम लिखूं तो उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PTFE। ठीक है, क्या लिखते हैं, PTFE। तो PTFE में TFE जो वाला सेक्शन है ये इसका मोनोमर है, ये इसका क्या है, मोनोमर, एकलक है। और P क्या है, P का मतलब होता है पॉली, बहु। ठीक है, तो मोनोमर क्या है, TFE। और TFE का पूरा नाम क्या होता है, टेट्राफ्लोरोएथीन। इसी को हम TF और क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन का ही नाम क्या है, टेफ्लॉन है। और उसका मोनोमर क्या हो जाएगा, TFE, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राफ्लोरोएथीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है वो आपके आवर्त सारणी से पूछा गया है। जो भी मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं उनकी आवर्त सारणी में क्या स्थिति होती है, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल को। अब अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम अगर आपको याद है तो आसानी से आप लगा सकते हैं, नहीं तो कुछ तरीके भी हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो कहां से बिलोंग करता है। जैसे पोटेशियम का अगर मान लीजिए आपको परमाणु क्रमांक याद है, परमाणु क्रमांक कितना होता है पोटेशियम का, 19 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, 1s2, इसके बाद में आएगा 2s2 आएगा। तो यहां से आ जाएगा आपका 2s2, फिर 2p6, फिर आ जाएगा आपका 3s2, 3p6। इसके बाद आपका आएगा 3d नहीं आता है, उससे पहले क्या आता है, 4s आता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां तक तो हो गए आपके बेसिकली 10 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर हो जाएगा फिर एक बचेगा जो कि कहाँ पर जाएगा, S में जाएगा। तो यहाँ पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जा रहा है, आपके S में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखिए आखिरी अंतिम कोष में जब इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है, मतलब ये S ब्लॉक से बिलोंग करता है। कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, आवर्त सारणी में S ब्लॉक से ये क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, S ब्लॉक से है। अब S ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। एक तो ग्रुप नंबर 1 होता है और एक ग्रुप नंबर क्या होता है, 2 होता है। अब ग्रुप नंबर 1 या 2 होगा, इसको कैसे हम जानेंगे, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब वो बिलोंग करता है किससे, पहले ग्रुप से। तो हमारा एक आंसर आ गया कि ये ग्रुप नंबर 1 से होगा। और ग्रुप नंबर 1 में आपको 2 ऑप्शंस में ये जो है दिए गए हैं, मतलब ये तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 हमको मिल गया है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि ये कौन से पीरियड से करता है, तो आप उसकी कक्षक की संख्या देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, तो ये कौन सा जो है आपका हो जाएगा, पीरियड नंबर 4 आपका हो जाएगा। तो इसका सही
आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वर्ग 1 और आवर्त 4। तो इस तरीके से भी हम इनको जो है पहचान सकते हैं या फिर आपको उसको याद होना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव अमोनिया में क्षारीय धातु का विलयन नीला रंग इस कारण से होता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और जनरली यहाँ पर क्या होता है कि जो इसका कलर होता है या किसी भी विलयन में कलर की जब बात आती है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पूरे विलयन में, उस सोल्यूशन में, वो क्या करते हैं, विजिबल लाइट से कुछ वेवलेंथ को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं उसी कारण से उस विलयन का कलर जो है, उस सोल्यूशन का कलर वैसा हो जाता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पे इसका जो आंसर होगा वो अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन होगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो थोड़ा सा जो है यह ट्रिकी क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11th जो क्वेश्चन है वो है लंबी श्रृंखला युक्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण कहलाते हैं, अर्थात सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन सीधे तौर पे डेफिनेशन से है। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोप, ऑयल, फैट, प्रोटीन या डिटर्जेंट, इनमें से किसी एक का ये सीधा डेफिनेशन है। तो अगर मैं बात करूं कि लॉन्ग चेन जो होती है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की, उसमें अगर सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन करा के सॉल्ट बनाया जाता है तो सीधे तौर पे आपको क्या मिलता है, सोप मिलता है। मतलब ये जिसकी डेफिनेशन है वो क्या है, सोप, साबुन। ठीक है, तो आपका सोप और डिटर्जेंट आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, तो वहां से डेफिनेशन से सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका एसिड और बेस से। देखिए आपके सिलेबस में ऑलरेडी आपका एसिड और बेस का जो कंसेप्ट है, चाहे वो आर्हेनियस का हो, चाहे वो ब्रॉन्स्टन लॉरी का हो, चाहे वो लुईस का हो, ये सारे आपके टॉपिक में दिए हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो पूछा है लुईस बेस। तो पहले आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि लुईस एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, लुईस बेस की डेफिनेशन क्या होती है, या बाकी जो कंसेप्ट है उनके बारे में मालूम होना चाहिए ताकि आप उसको पहचान सकें। या आप क्या कर सकते हैं कि एक लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, जिससे अगर उनसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है पहचानने के लिए तो आप सीधे तौर पर वहाँ पर उसको लगा सकें, या आपको पहचानने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें अगर ए, बी और सी को देखें तो जनरली ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, लुईस एसिड की तरह, मैं सिंपल एसिड नहीं बोल रहा हूं, मैं लुईस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये जो है आपके एसिड की तरह बिहेव करेंगे। हालांकि निकल जो है न्यूट्रल स्टेट में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जब वो किसी कंपाउंड में मौजूद होता है तो वहां पर वो लुईस एसिड की तरफ जो है बिहेव करता है Na2+ के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट आंसर है, जो एक्चुअल में बेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मॉडरेट लुईस बेस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है कि कैसे पहचानते हैं या आपको लिस्ट आपके पास में है और आपको याद है तो आप इसके आंसर्स को जो है लगा पाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा पीएच वैल्यू से है, एसिड से ही कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है पीएच वैल्यू से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पीएच, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 0.1 NaOH, मतलब कंसंट्रेशन दिया हुआ है इसका ये, और उसमें पूछा है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो एक जो है मोनोबेसिक जो है आपका एक सोल्यूशन है। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है उसके कारण से अगर हम निकालें, क्या निकालें उसका, बेसिकली कंसंट्रेशन को अगर हम लिखें तो यहाँ पर अगर हम OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन लिखें तो ये 0.1 आपको दिख रहा है, क्योंकि ये मोनोबेसिक इन नेचर है। तो 0.1 N दैट इज इक्वल टू 0.1 M। देखिए आपको पीएच जब निकालना होता है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की यूनिट पे भी ध्यान रखना होता है, वहाँ पर M होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे HCl है या NaOH है तो उस केस में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो N और M दोनों लगभग इक्वल हो जाते हैं वहाँ पर उसके फॉर्मूला से। लेकिन जब आपका H2SO4 आ जाता है या ऐसे कुछ आते हैं जहाँ पर आपका 2 आयन जो है रिलीज होता है तो उस केस में थोड़ा सा यहाँ पर कन्वर्जन हमको करना पड़ता है उस नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको ऐसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधे तौर पे अगर हमको पता है कि इसको हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं तो ये हो गया आपका OH माइनस आयन की सांद्रता। तो यहाँ से आप POH लिख सकते हैं, कितना, सीधा आप देख लीजिए ये हो जाएगा 1 POH। और हमको पता है कि
PH प्लस POH का एक फॉर्मूला होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है 14। तो यहाँ से आप PH निकाल सकते हैं कितना, ये आ जाएगा 14 माइनस, क्योंकि POH 1 है उसको उधर ले जाएंगे तो 14 माइनस 1 हो जाएगा और उसका सही आंसर क्या आ जाएगा 13। तो NaOH सोल्यूशन का जो pH आएगा वो कितना आएगा 13। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेसिकली यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ से ये क्वेश्चन दिया गया है। मीथेन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, HF इज मोर एसिडिक देन HI, यहां पर जो है हाइड्राइड दिया हुआ है हेलोजन के। इसके अलावा यहां पर दिया है HCl इज मोर एसिडिक देन HBr, HF इज मोर एसिडिक देन HCl। चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। कैसे पहचानेंगे हम चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं, तो उसके लिए कुछ तरीका है। एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालने के लिए जब भी ऐसा कंपैरिजन पूछे तो उसमें कुछ तरीका आपको मालूम होना चाहिए, कुछ कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ HI, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ HBr, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ HCl, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ HF। अगर मैं क्रम को देखूँ तो उसमें सबसे हैवी जो है वो कौन सा है, आपका ये है। मैं हैवी बोलने का मतलब एक प्रकार से मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक साइज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एटॉमिक साइज की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि इसमें किसका एटॉमिक साइज जो है आपका ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि आयोडीन का एटॉमिक साइज क्या है, आपका ज़्यादा है, उससे कम ब्रोमीन का है, उससे कम क्लोरीन का है, उससे कम फिर क्या है फ्लोरीन का है। दूसरा कंसेप्ट होता है, देखिए एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी कंपाउंड में क्या होता है आपको बढ़ता हुआ दिखता है। एक कंसेप्ट ये भी है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ये डिफरेंस दो एटम के बीच में ज़्यादा होगा तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ है वो हम यहां पर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, HF। तो ये जो है फ्लोरीन, तो उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा, उसमें हम जो है वहाँ पर डिफरेंसेस नहीं देख पाएंगे। हालांकि है डिफरेंसेस, लेकिन एक ही ग्रुप में होने के कारण से वहाँ पर हमको ज़्यादा जो है किस पे फोकस होना पड़ेगा, इस कंसेप्ट में फोकस होना पड़ेगा, ठीक है। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा डोमिनेट करेगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा, बढ़ेगा, और उससे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर HI सबसे ज्यादा एसिडिक होगा हाइड्राइड में और HF सबसे कम होगा। अब ऑप्शन देखिए, HF इज मोर एसिडिक देन HI, बिल्कुल भी नहीं, पहला ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन की बात करते हैं, HCl इज मोर एसिडिक देन आपका HBr, ये भी नहीं है, HCl जो है उसके बाद आ रहा है, मतलब कम एसिडिक है। HF इज मोर एसिडिक देन HCl, तो HF तो होगा ही नहीं, HF तो आखिरी में है, सबसे लीस्ट एसिडिक है। तो ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गए, गलत हो गए। अब आता है आपका CH4 इज मोर एसिडिक देन NH3। तो ये जो है आपके पीरियड्स के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं पीरियड नंबर सेकंड की, तो पीरियड नंबर आपको सेकंड में ये आपको देखने को मिलेगा, ये कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा पी ब्लॉक में, अगर मैं जाऊं तो आपको सबसे पहले 13th में बोरॉन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा, कार्बन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, उसके बाद ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरीन देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर आपको नोबेल गैस वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये क्रम है। और अगर हम जब भी जो है क्या बोलते हैं इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बढ़ते जाएगा। हमको ऑलरेडी पता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसमें, पूरे आवर्त सारणी में, ठीक है। अगर उस पूरे पीरियड में, सेकंड पीरियड में देखें तो ऑक्सीजन उससे कम, नाइट्रोजन उससे कम, क्लोरीन उससे कम। तो यहां पर अगर हम देखें तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, मान लीजिए मैं इन सभी के हाइड्राइड को लिखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल HF मैंने लिखा, इसी प्रकार से ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या हो जाता है, बेसिकली उसको हम H2O बोलते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन से मिलेगा तो क्या बनेगा, NH3 मिलेगा बनेगा, और यहाँ पर C का जो है H के साथ में जब जुड़ेगा वो तो क्या बनेगा, CH4। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन, इन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसमें है, तो इसमें है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक इनके कंपैरिजन में कौन हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। फिर इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं हमको कंपैरिजन करना है इन दोनों में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो अमोनिया होगा वो मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू जो है आपका क्या,
आपका मीथेन। तो ये जो है हालांकि वो एसिडिक नहीं, बेसिक इन नेचर होता है, बट आपको याद रखना है हमको एसिडिक स्ट्रेंथ भी कंपैरिजन करना है, तो हमको इन तरीकों से जो है करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है, मतलब इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं विशुद्ध पानी में CH3COONA मिलाने पर पानी का pH में परिवर्तन होता है। यह इस प्रकार है, pH ऑफ प्योर वाटर इज चेंज्ड ऑन एडिशन ऑफ CH3COONA। बेसिकली इसको हम सोडियम एसीटेट बोलते हैं। अगर आप इसके बनने का प्रोसेस समझेंगे ना तो आपको ये आसानी हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट जो होता है उसका भी नेचर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक हो सकता है, मतलब अम्लीय, क्षारीय व या उदासीन हो सकता है। तो ये अम्लीय है, क्षारीय है, ये कैसे पता करेंगे, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप CH3COOH, ये है एसिडिक अम्ल और इसी का रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH से। तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा आपका CH3COONA और साथ में बनेगा H2O। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये जो है क्या है, वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इसी रिएक्शन को आप उल्टे डायरेक्शन में ले जाएंगे, जब इसको वाटर में मिलाए तो यहाँ से क्या बनेगा, NaOH और CH3COH बनेगा। और NaOH क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब क्या है कि वो जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक इन नेचर होगा, मतलब इसका जो pH है वो 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। या फिर आप समझ सकते हैं कि इन दोनों से मिलने वाला सॉल्ट का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस से वो बना है। तो यहाँ पर जब उसको पानी में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बेसिक ही होगा। इस प्रकार से उसको आप कंसेप्चुअली पहचान सकते हैं। तो जो भी बेसिक सॉल्यूशन होता है उसका pH ग्रेटर देन क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में भिन्नता होती है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन डिफर्स इन। तो उसमें लिखा हुआ है ऑप्शंस में, न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो अलग होती है, या प्रोटॉन की संख्या अलग होती है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होती है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या में समान होते हैं, या कोई भी नहीं इनमें से। देखिए समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक वे होते हैं, आइसोटोप्स वे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंस होता है। एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, जिनमें हम उसको इक्वल लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो आपके आइसोटोप्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या डिफर नहीं करेगी। ठीक है, वो सेम होंगे। तो फिर एक बच क्या गया, एक बच गया न्यूट्रॉन। तो जो आपका पहला ऑप्शन है, समस्थानिकों के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस आपका न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, और प्रोटॉन की संख्या आइसोटोप्स में क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से ऑप्शन ए जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में निम्न में से कौन उपस्थित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा सा भी इसके कंपोनेंट को पढ़ा है तो उसके मेजर कंपोनेंट के रूप में आपको कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनेट, ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये सब जगह जो आपको एल्यूमिनेट और एल्यूमिनियम और आपको सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स है वो दिख रहे हैं, वो उसका जो है कंपोनेंट होगा। ठीक है, बजाय हम बात करें डी ऑप्शन की, फास्फेट जैसा कोई चीज आपके पोर्टलैंड सीमेंट में नहीं होता है, आपने इसको पढ़ा भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि ये उसमें उपस्थित नहीं होता है। तो सीधे तौर पे घटक से ये क्वेश्चन पूछा गया है सीमेंट के। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कॉपर पाइराइट के कंसंट्रेशन से पूछा गया है। कॉपर पाइराइट, कॉपर का एक और है जो है वो अयस्क है, उसका कंसंट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो सांद्रता की विधि है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉपर पाइराइट सल्फाइड अयस्क होता है और सल्फाइड अयस्कों के लिए जनरली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन प्लवन या झाग प्लवन विधि का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये वही जो है आपका क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय बहुलक नहीं है। देखिए लीनियर जो पॉलीमर होता है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से कुछ हमको बुक में देखने को मिलता है, क्योंकि उसके जो अरेंजमेंट होते हैं वो सीधा एक लाइन में अरेंज होते हैं और उनके बीच किसी प्रकार का क्रॉस लिंक या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता है। जो भी ऐसे पॉलीमर होंगे वो बहुत सॉफ्ट नेचर के होंगे। ठीक है, तो एग्जांपल अगर हम देखते हैं पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरेन, नायलॉन 66, ये सारे के सारे जो हैं ये रेखीय बहुलक के एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सभी के सभी रेखीय बहुलक हैं।
अब यहाँ पर पॉलीथीन में भी आपको याद रखना है कि दो टाइप के पॉलीथीन होते हैं, एक तो हाई डेंसिटी और एक तो लो डेंसिटी, उच्च घनत्व और निम्न घनत्व। जो उच्च घनत्व होता है वो लीनियर होता है, लेकिन लो डेंसिटी वाला नॉन लीनियर, मतलब वो ब्रांच होता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली हमको नहीं पूछा है तो इसको हम जो है लीनियर की कैटेगरी में ही रखेंगे। जैसे बैकेलाइट हो गया, इसके अलावा आपके जो भी स्ट्रॉन्ग आपके जो होते हैं रीजन्स होते हैं वो सब के सब जो हैं क्रॉस लिंक्ड तिर्यक बंधित जो है बहुलक में आते हैं। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो है लीनियर पॉलीमर है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है विच इज़ नॉट ए लीनियर पॉलीमर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है मैलेकाइट से पूछा गया है कि ये किसका ओर है। तो मैलेकाइट जो होता है, अगर आपने पढ़ा है ओर के बारे में, डिफरेंट मेटल्स के ओर के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए कि मैलेकाइट जो है ये बेसिकली कॉपर का ओर है। और यहाँ ऑप्शन में अगर हम कॉपर खोजें तो हमको नहीं मिलेगा, मतलब ये ऑप्शन जो है इसमें कहीं से भी मैच नहीं करता है, कॉपर है नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें याद होनी चाहिए, इसके लिए आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़े कि वो ऑप्शंस में है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर चूज कर पाएं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उसके मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं होती हैं कंपाउंड की किसी, उससे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकी है। तो अनुचुंबकी और जो है प्रतिचुंबकी, इसको पहचानने के कुछ तरीके हैं। अनुचुंबकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, प्रतिचुंबकी मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन। ये आप अगर देख लेंगे तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि कौन अनुचुंबकी है या कौन प्रतिचुंबकी है। अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेटिक जो नेचर होता है वो तभी आता है जब किसी कंपाउंड या किसी जो है आपके आयोन या किसी भी आपके मॉलिक्यूल में अगर जो है आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके जो है अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसमें वह जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। ठीक है, और अगर वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन क्या है वहां पर बेसिकली आपके पेयर्ड में है तो उसका नेचर क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। अगर मैं बात करूं तो आपको दो एग्जाम्पल याद रखना चाहिए, एक तो आपका NO और आपका NO2। ये दोनों एग्जाम्पल देखो, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स होते हैं, इनमें से ये दो जो ऑक्साइड्स होते हैं ये नेचर इनका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वह क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। बाकी सब के सब क्या है, डायामैग्नेटिक, मतलब ये जो है डाया है, ये भी डाया है, ये भी डाया है। ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमको NO2 जो है देखने को मिल रहा है, और यह जो है क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हमने देख लिया। इसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा कोणीय आकृति का नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो मॉलिक्यूल अगर कोई है या कंपाउंड है तो उसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बॉन्ड के साथ में तो उसमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं मॉलिक्यूल्स के, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर, प्लेनर, पिरामिडल और ऐसे करके बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछा है, नॉट एंगुलर, मतलब सीधा स्ट्रेट आपको पूछा यहाँ पर गया है कि ऐसा कौन सा है जो एंगल नहीं बनाता, मतलब स्ट्रेट है, लीनियर है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर जो कि स्ट्रेट नेचर का हो। ये सारे के सारे जो है ना, ये कुछ ना कुछ एंगल से जो है बेसिकली डेविएट होते हैं। क्यों? इनमें इनके साथ में ऑक्सीजन है, और हालांकि हर जगह ऑक्सीजन है तो वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह में हम देखते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन होता है वहाँ पर लोन पेयर पाया जाता है। लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और जहां भी लोन पेयर या फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो वहां पर बॉन्ड की डिफॉर्मिटी होती है, मतलब कुछ विकृति आ जाती है, और उस विकृति के कारण से वहां पर कुछ न कुछ एंगल से वो क्या होता है, मुड़ जाता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एंगुलर हो जाता है। तो यहां पर आपको नॉट एंगुलर पूछा है, तो ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं है जो यहां पर एंगुलर नहीं है, सबके सब एंगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें आपको मालूम होनी जरूरी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 23rd नंबर का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन फंसाने वाला है। अगर आपको आता है ये टॉपिक तो आप इसको बना पाएंगे, तुक्का मारेंगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे ऐसे क्वेश्चन में। बेसिकली कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में बात किया है यहाँ पर। देखिए कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है उसको हम RCOO- के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा O और यहाँ पर लिखा O, तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर हमने O लिख दिया और माइनस लगा दिया। ठीक है,
और एक ही वो है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। कैसे? यहां हम देखते हैं, मैं नीचे लिख रहा हूं आर सी, ये हमने लिख दिया इस प्रकार से ओ और ओ, और साथ ही साथ मैंने एक डॉटेड स्ट्रक्चर यहां पर बना दिया। तो या तो हम दोनों साइड में माइनस लगा दें, या कई बुक में आपको माइनस यहाँ बीच में लगा हुआ दिखता है जो दोनों को शो करता है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो संरचना है ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचना है। और जब भी कोई भी मॉलिक्यूल अनुनाद प्रदर्शित करता है, रेजोनेंस शो करता है, तो उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर होता है, सबसे उसका स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्थिति में हमको मैच करना है कि जो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है क्या उससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है। तो आपको दिखेगा ऑप्शन बी जो है उसमें आपको ये दोनों साइड में माइनस पार्शियल नेगेटिव आपको चार्ज दिख रहा है और इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी आपका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर आंसर लगाना था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है एक सहबहुलक बनाता है कोपॉलीमर। देखिए अगर हम देखें कि मोनोमर के टाइप्स, कैसे टाइप्स के मोनोमर आपस में जुड़ के जो है आपके पॉलीमर बना रहे हैं, कैसे जो आपके एकलक हैं वो मिलकर बहुलक का निर्माण कर रहे हैं, क्या वो एक समान है, क्या वो भिन्न भिन्न है, उसके आधार पर पॉलीमर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक को हम होमोपॉलीमर बोलते हैं और एक को कोपॉलीमर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोपॉलीमर या सहबहुलक की अगर हम बात करें तो ये वो पॉलीमर होते हैं जिनके एकलक विभिन्न विभिन्न होते हैं और आपस में मिलकर एक बहुलक का निर्माण करते हैं। तो अगर हम देखें तो दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के एकलकों आपके आपस में क्रिया करने से क्या बनता है, सहबहुलक। टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स रिएक्ट विथ ईच अदर देन दे विल फॉर्म कोपॉलीमर। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन जो है ये तेल और वसा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोप का एक देखा था क्वेश्चन, उसी तरीके से ये क्वेश्चन में पूछा गया है सीधे उसके स्ट्रक्चर उसकी डेफिनेशन से। ऑयल एंड फैट आर 25वां नंबर का क्वेश्चन है कि तेल और वसा क्या है। तो तेल और वसा की अगर हम बात करें तो ये ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल का क्या होता है, ट्राई एस्टर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। मतलब अगर आपको सिंपल सी बात है, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आपको आंसर इसका सीधा जो है लग जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है आपका C4H10O। इसमें अल्कोहल के कितने समावयवी अर्थात कितने यहाँ पर आपके आइसोमेरिक फॉर्म्स बनेंगे। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 4 कार्बन है, उसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है एक ये। ठीक है, ये दो तरीके से हम कार्बन को अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम OH को अगर प्लेस करें, इसमें 4 कार्बन में OH को प्लेस करें तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें सीधे चरण में अगर पहली बात करें, हम पहले सीधे चरण की बात करते हैं, तो एक OH हम यहाँ जोड़ सकते हैं। इसी बात अगर मैं दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूँ सीधे चरण को ही लेकर, तो एक OH जो है हम और कहाँ जोड़ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए तीसरे केस में यहाँ जोड़ेंगे तो ये और ये जो है वो समान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ जोड़ेंगे किसी दूसरे में तो वो क्या हो जाएगा, आपका पहले के समान हो जाएगा। तो इसमें केवल आपको 2 ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें आते हैं, तो इसमें आप एक तो या तो यहाँ OH जोड़ लीजिए, ठीक है, या दूसरा तरीका हो सकता है इस तरीके से आप यहाँ OH जोड़ लीजिए। इसके अलावा और यहाँ पर दूसरा जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, तो तीसरा और चौथा। तो ऐसे कितने समावयवी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पर 4 बन रहे हैं। इसके अलावा भी अगर बनता तो वहाँ पर आपको नाम लिख के चेक करना पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पूछेंगे कि OH को अगर मैं यहाँ जोड़ दूंगा और यहाँ वाला भी रखूंगा, तो दोनों ही स्थिति में जब इसका नामकरण आप करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो आपको दोनों का नाम एक जैसा देखने को मिलेगा। और दोनों का नाम एक जैसा होगा तो वो एक दूसरे के समावयवी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम समावयवी निकाल सकते हैं। इसके 4 डिफरेंट जो है आइसोमर स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं तब बने हुए यौगिक को जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। देखिए महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के बारे में आपके सिलेबस में मेंशन है, अल्कोहल वगैरह जो है उसमें दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, अल्कोहल के बनाने की प्रोसेस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत फेमस रिएजेंट होता है, उसको हम जनरली RMgX से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है उसका R की जगह CH3 दिया गया है, Mg की जगह आपको दिया गया है, Mg तो Mg होगा, X की जगह आपको I दे दिया गया है। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्शन करता है फॉर्मेल्डिहाइड से जब रिएक्शन करता है
तो वो 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। 1 डिग्री क्या बनाता है? एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RCH2OH, वो जो है बनाने का काम करता है। ठीक है, ये 1 डिग्री एल्कोहल। दूसरे केस में मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी दूसरे एल्डिहाइड से अगर रिएक्शन करता है तो वो 2 डिग्री एल्कोहल बनाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए यह जो है कीटोन के साथ में रिएक्शन करता है। कीटोन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? बेसिकली आपका R और ये हो जाएगा इस प्रकार से। इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो आपका 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो ये कुछ जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस हैं। इससे हम इस आंसर्स को लगाने के लिए जो है आसानी से जो है यहाँ पर हम ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 1st डिग्री एल्कोहल, मतलब एल्कोहल तो बनेगा, ये फिक्स बात है एल्डिहाइड के साथ में। तो एल्कोहल 2 ही ऑप्शन में दिया हुआ है, एक तो ये ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है। अब दोनों 1st डिग्री हैं। अब 1st डिग्री में पहचानने के लिए आपको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि RCH2OH होना चाहिए। तो CH2O के साथ OH के साथ में R आपको कहां पर दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये अल्कोहल के बनाने के प्रोसेस का जो है एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेंजीन में एसिटिक अम्ल दियक अवस्था में किस कारण से होता है? एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज ए डाइमर इन बेंजीन इज ड्यू टू। अगर आप बेंजीन में जो है एसिटिक एसिड को डाल देंगे तो उसमें जो है क्या होगा कि जो एसिटिक एसिड है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं उसके डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके? एसिडिक एसिड के, वो आपस में जुड़ने लगते हैं और डाइमर जैसा स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। और जब वो डाइमर बनाएंगे तो जब जो उसके H और OH वाला सेक्शन है उसके मध्य जब बंध बनेगा तो उस बंध को हम किस नाम से जानते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 29th क्वेश्चन की। ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको जो है हम ऑक्साइड के बारे में जब क्वेश्चन दिख रहे थे, एम्फोट्रिक नेचर के बारे में जब मैं बताया था आपको कि अम्ल और क्षार दोनों की जो तरह जो व्यवहार करते हैं उसको हम एम्फोट्रिक बोलते हैं या फिर उभयधर्मी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? सही। बहुत आसान सा ये जो है क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। H+ और OH- के संयोग से पानी का बनना कहलाता है। अगर मैं इसको जो है अलग तरीके से लिखूं तो आपको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है समझ में आ जाएगा। H+ और OH- ये जो है H2O बन रहा है। अब अगर मैं इसी रिएक्शन को एक अलग तरीके से लिखता हूं HCl + NaOH, इससे क्या बनेगा आपका? NaCl + H2O। तो कहीं ना कहीं यही रिएक्शन है ये, और कुछ नहीं है। उसको लिखने का तरीका हमने यहाँ पर बदल दिया है। यहाँ केवल आयन के फॉर्म में H+ और OH- को हमने दिखा दिया है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो वो क्या होता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। आयन + आपस में जुड़ेंगे तो वो उदासीन कर देंगे एक दूसरे को। तो कहीं ना कहीं ये आपका ऑप्शन बी न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं ACF के पेपर में। तो क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के होते हैं। हाँ देखिए, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए ट्रैप होंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस को जो है ब्लाइंडली अगर लगा के आएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप ट्रैप होंगे, आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और उससे आपके मार्क्स कहीं ना कहीं जो है कम होने लगेंगे। और इस प्रकार से अगर सारे सेक्शंस में आप नेगेटिव मार्किंग करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। तो आपको जो है मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में आपको जो है वहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, कोई आइडिया है ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ही जो है वहाँ पर बेहतर होगा, क्योंकि कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन में गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम बायोलॉजी के सेक्शन के साथ में और भी बाकी बचे हुए सेक्शन के साथ में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।